दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। एनालाइजर न्यूज के मराठी और हिंदी चैनल पर लगातार हम कुछ सवाल पूछते आ रहे हैं और सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी पत्रकार का, अब दुनिया या कोई वर्ग हमें पत्रकार मानता है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन जो भी कोई खबरें या खबरों के बीच की बातें ढूंढने की कोशिश करता है उन्हें पत्रकार कहा जाता है। भले ही आप मुझे यूट्यूब कहकर पुकार लो, यूट्यूबर कहकर पुकार लो, लेकिन सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब जानना या ढूंढना अपना कर्तव्य होता है। सरकार नाम की एक व्यवस्था होती है, जिस व्यवस्था से पर सवाल खड़े किए जाना आवश्यक है। उनके नीतियों का विरोध, सिर्फ विरोध ही नहीं, समीक्षा करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, पिछली सरकार में जो भी कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, क्या उन आरोपों पर अभी कुछ हो रहा है? क्या हुआ है जब सरकार के व्यक्तियों ने ही कुछ आरोप लगा दिए थे? जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजय राउत की, जो फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे है। जब तक मैं ये बात कर रहा हूं और ये बातें पुरानी न हो जाए, तब तक तो संजय राउत जेल में रहने वाले हैं। संजय राउत पर जो भी कुछ आरोप लगे हैं वो आरोप बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और मैं आपको याद दिला दूं, ऐसे ही आरोप संजय राउत और कुछ व्यक्तियों पर लगा रहे थे। खास करके 3-4 व्यक्तियों की तो बात मैं जरूर करूंगा। जो राउत का फेवरेट शब्द है, फ्रंटमैन, ब्लू आइड बॉय, ये कोई खास शब्दों का इस्तेमाल कर कर संजय राउत हमेशा किसी ना किसी के ऊपर आरोप लगाते रहे थे। सबसे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि किरीट सोमैया और उनके बेटे जेल के अंदर जाएंगे, और आरोप यह था इस दावे के साथ कि किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के मामले में जो निधि जमा किया गया था उसमें बड़ा अपहार किया है। करोड़ों रुपयों की बात कर रहे थे राउत, और साबित कुछ नहीं हो सका है अब तक। यानी चंदा इकट्ठा करके उसका विनियोग उसी काम के लिए न करना और दूसरे किसी काम के लिए करना या खुद के लाभ के लिए करना, ऐसा संगीन आरोप किरीट सोमैया पर लगा दिया गया था। लेकिन किरीट सोमैया पर का यह आरोप न साबित हो सका, न अब तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। तो क्या हुई है, कृपया राउत जानकारी दे दे, अगर वो जेल में देख सकते हैं तो, क्योंकि जेल से वो आर्टिकल लिख सकते हैं, जेल से वो लेटर लिख सकते हैं, तो जेल में ये तो जरूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सुनेंगे ही सुनेंगे। तो क्या कार्रवाई हुई है, क्या आरोप वह सत्य था या मिथ्या था, यह भी बताना राउत के लिए जरूरी हो गया है। और मैं ऐसे ही बात आपको बताने वाला हूं। जो राउत के घर में 10 लाख मिले हैं, 10.5 लाख, 11 लाख के करीब की रकम है वो, उन्होंने किरीट सोमैया पर आरोप लगाया था कि चंदा इकट्ठा किया और खुद के लिए इस्तेमाल किया, वो हड़प कर लिए पैसे। लेकिन राउत के घर में जो 11 लाख के करीब रकम मिली है, वो रकम किस चीज की थी? क्या संजय राउत के पास शिवसेना ने दी हुई थी जो रकम एकनाथ शिंदे को दिए जानी थी अयोध्या दौरा के लिए, या एकनाथ शिंदे द्वारा शिवसेना पार्टी के लिए दी गई थी जिसको नहीं खर्चा किया, दोनों तरफ से हुआ तो राउत ने रख लिया? और राउत के वकील का यह दावा है कि यह रकम लोगों ने इकट्ठा करके अयोध्या दौरे के लिए दी थी। तो राउत के घर में यह रकम क्या कर रही थी? क्यों उसका बैंकिंग नहीं किया गया? किरीट सोमैया तो कुछ हजार रुपयों की बात करते हैं, राउत के घर में तो 11 लाख रुपए मिले हैं। तो राउत पर भी यही इल्जाम लगता है कि चंदा के इकट्ठा किए पैसे राउत ने खर्च नहीं किए हैं। तो क्या इसके ऊपर राउत पर मुकदमा चल सकता है? जो राउत बात कर रहे थे कि पैसे जमा तो किए लेकिन नहीं किए, उनके ऊपर गुनाह रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो क्या राउत पर भी यही बात नहीं होती है? क्या हुआ है ऐसे राउत के साथ? दूसरा व्यक्ति था मोहित कंबोज, जिनके ऊपर भी देवेंद्र फडणवीस का फ्रंटमैन होने के, ब्लू आइड बॉयज होने के आरोप लगा दिए थे। अब ब्लू आइड बॉयज होने का आरोप तो सहर्ष स्वीकार कर लिया था मोहित कंबोज ने। राउत ने यहां तक कह दिया था कि मेरी मोहित कंबोज से कोई पहचान नहीं है, लेकिन मोहित कंबोज ने राउत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। मोहित कंबोज पर लगाए हुए आरोपों के विरुद्ध कोर्ट में केस भी चल रहा है। क्या राउत मोहित कंबोज को जेल के सलाखों के पीछे डाल पाए?
क्या उस पर लगाया गया एक भी आरोप साबित कर पाए? सरकार उनकी थी उस वक्त, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ही राउत अंदर चले गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ही आरोप में। और यहां तक साबित हो गया है कि जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे उन्हीं से कई लाख रुपए राउत अपने फिल्म के लिए ले चुके हैं। अब जब लेने की बात आती है तो मैं लेने का कोई विरोध नहीं करता हूं, किसी की भी जरूरत होती है, शायद मेरी जरूरत होगी, मुझे किसी से मांगने पड़ेंगे, तो लेन देन की बात कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन लेन देन की बात होती है, फिर भी उसे नकारा जाता है और उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। आप जिससे लेते हो भाई, उससे तो कम से कम बुरा न कहो, लेकिन राउत ने वो भी किया। राउत ने सबसे पैसे लिए हैं, मोहित कंबोज से लिए हैं, प्रवीण राउत से लिए हैं, स्वप्ना पाटकर को फंसाया है, उनके भी उजित पाटकर के उनके पति से पैसे लिए हैं, और फिर भी राउत अंदर है। जो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे थे वो उसी आरोप के कारण अंदर चले जा रहे थे। तीसरा व्यक्ति था जीतू नवलानी, जितेंद्र नवलानी, जिसके ऊपर बहुत संगीन आरोप राउत ने लगा लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये ईडी के लिए कलेक्शन का काम करता है। अब जीतू नवलानी कलेक्शन का काम करता है और सीधे तौर पे ईडी पर आरोप लगा दिया था। क्या जीतू नवलानी पर का एक भी आरोप राउत साबित कर चुके हैं? यहां तक को खबरें यह भी आ चुकी है कि जितेंद्र नवलानी पर जो भी आरोप लगाए गए थे उसके पूर्व उन सारे आरोपों से, वो मारामारी हिंसाचार वाला मामला था, उनके बार में जो भी कुछ हुआ था, दुर्घटना या घटना हुई थी, उसके बारे में कुछ आरोप लगाए थे, वो न्यायालय ने हटा दिए हैं। मतलब जिनके ऊपर राउत आरोप लगा रहे हैं उनके सारे आरोप हटते जा रहे हैं। किरीट सोमैया पर जो जो आरोप लगाए वो हट गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सच तो जानना पड़ेगा भाई, राउत को बताना पड़ेगा कि यह सच क्या है। क्या ईडी पर लगाए गए आरोप आप ही ऐसा काम करते हैं? क्या ईडी को पैसे देकर ही आपने अपने आर्टिकल छपवा लिए, या किसी और को पैसे देके आप आर्टिकल लिखने के लिए आदमी रख रहे हैं? मतलब संजय राउत के मन में जो आए वो बकता जाएगा, आरोप लगाता जाएगा, लोगों को बदनाम करते जाएगा और खुद ही ऐसे मामलों में लिप्त रहेगा। एक पत्रकार के हैसियत से राउत को मैं सलाह देना चाहता हूं, आप भी पत्रकार है, कम से कम आरोप लगाते वक्त अपने गिरेबान में झांक कर देखना जरूरी होता है। राउत साहब, वो आपने अब तक नहीं किया है, इसीलिए आपके ऊपर यह नौबत आ चुकी है। कृपया बता दे कि आपने 3-4 व्यक्तियों पर जो आरोप लगाए थे वो आरोप अब क्या स्थिति में है, उसका स्टेटस क्या है? आप नहीं बता पाएंगे तो आपका कोई करीबी तो जरूर बता देगा राउत साहब। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।